विधानसभा में धामी सरकार का आज बजट पेश हो रहा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करीब दोपहर 2 बजे बजट पेश करेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 79,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान है और प्रदेश मंत्रिमंडल बजट प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुका है। इसके साथ ही 16 मार्च को बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी, यानी सत्र 16 मार्च तक ही चलेगा। वित्त मंत्री के मुताबिक बजट समावेशी होगा और इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारी, श्रमिक और नौकरी पेशा लोगों के लिए खास प्रावधान होंगे। संवाद के जरिए जो सुझाव जनता से प्राप्त हुए हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण है उन्हें बजट की घोषणाओं में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो बजट को लेकर क्या कुछ तैयारी और किस तरह का बजट बताने के लिए हमारे साथ योगेश सेमवाल जुड़ चुके हैं। योगेश, बजट सत्र को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे और आज दिन उत्तराखंड के बजट पेश, क्या तमाम जानकारी बजट को लेकर? बिल्कुल, अभी 2 बजे बजट जो है वो विधानसभा में पटल में रखा जाएगा, यानी पेश किया जाएगा और हर किसी को इंतजार है कि आखिर ये बजट किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि जब बजट की बात करते हैं और लगभग जो है वो 79,000 करोड़ का जो है वो बजट है, उस बजट का इंतजार है कि जिस तरह से जब हमने सुबह वित्त मंत्री जो है उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखा गया, फिर चाहे युवाओं की बात करें या फिर चाहे हम बात करें नौकरियों की या अन्य किसी और की बात करें, सभी के लिए कुछ न कुछ इस बजट में जरूर रखा गया है और इसी को लेकर जो है पूरी तैयारी जो है वो की गई है। अगर बजट की अगर हम बात करें और वित्त मंत्री से जब हमने ये भी जानने की कोशिश की कि बजट कितने का, तो उन्होंने कहा है कि पिछली बार से ज्यादा बजट है और अनुमान जिस तरह से लगाया जा रहा है कि बजट कितने का है, तो इंतजार अब ज्यादा भी नहीं है। अभी फिलहाल जो है सदन को स्थगित कर दिया गया है, 1:45 तक के लिए जो है वो स्थगित कर दिया गया है और 2 बजे बजट पेश होगा। उससे पहले की अगर कार्रवाई की बात करें तो आज काफी हंगामेदार कार्रवाई अंदर हुई, भले ही हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए, पीठ के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ही जो उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, कई तरह के सवाल और पहले से ही ये रणनीति भी योगेश हम देख रहे थे बनी हुई थी कि वो सवाल उठाएंगे ही, लेकिन बजट में जिस तरह की उम्मीदें आम जनता ने लगाई है, खासतौर पर ये कहा गया है कि जो विजन रहने वाला है वो महिलाओं और युवाओं को रखा गया है। अब ऐसे में कितनी महिलाएं और साथ ही युवा इससे उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह से बजट में उनको खास तोहफे मिल सकते हैं, क्या कुछ बजट में खास देखने को मिल सकता है? क्योंकि तैयारी काफी पहले से हो रही थी और खास बात यह भी है क्योंकि सरकार ने जनता से सुझाव भी मांगे थे कि भाई बजट में वो क्या कुछ रखना चाहती है, कौन से क्षेत्र में उसको ज्यादा चीजों की सहूलियत चाहिए, कौन से क्षेत्र में उसको क्या चाहिए, तो इस लिहाज से भी काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने एक पूरा अभियान चलाया, आम लोगों से जानने की कोशिश की कि वो क्या बजट में चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों का बजट बताया जा रहा है इसे, और आम बजट तो वो तभी होगा जब आम जो वो लोग हैं, एक सबसे दूर दराज के गांव में बैठा हुआ एक आदमी या बुजुर्ग या एक युवा जो है उसके लिए भी बजट में कुछ ना कुछ हो। तो उम्मीदें तो यही है कि उनके लिए कुछ होगा। जिस तरह सरकार ने बजट को लेकर पूरी की पूरी बात कही, अब क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा समय बाद बजट पेश हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि अगर बात करें हम उत्तराखंड की तो दूर दराज गांवों के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, अगर इन सभी को देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बजट चाहिए, अच्छा बजट चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा की अगर बात करें तो उसको लेकर बजट चाहिए, रोजगार की अगर बात करें तो उसको लेकर बजट चाहिए। अगर हम बात करें कि वो कारोबारी जो कि प्रदेश में लगभग जो है 33% जो है इस समय जीएसटी दे रहा है, वो कारोबारी, उसके लिए बजट में क्या कुछ है, तो उन सभी को इंतजार है और उम्मीद यह है कि उन सभी के लिए कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि वित्त मंत्री से जब हमने सुबह ये पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने सभी के लिए कुछ न कुछ इस बजट में अच्छा रखा हुआ है। जी। चलिए, बजट से जुड़ी तमाम जानकारी योगेश आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो इसी के साथ बजट को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। बजट को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से जो रोड मैप सरकार ने इस प्रदेश को दिया है, इसको देखते हुए लगता है कि सरकार द्वारा इस बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, लेकिन उन घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से जो रोड मैप सरकार ने इस प्रदेश को दिया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सरकार के बजट में घोषणाएं बड़ी बड़ी होंगी,
लेकिन उस घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और हम इससे पूर्व भी देख चुके हैं तो ये हालत की स्थिति है। तो उत्तराखंड बजट सत्र का आज तीसरा दिन है, तो वहीं सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया था, जिसको लेकर प्रदेश पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हंगामे को लेकर प्रतिक्रिया दी। सतपाल महाराज ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। जब हम दूसरे दिन की बात करते हैं तो विपक्ष ने दूसरे दिन पूरा दिन उन्होंने हंगामा किया। इतना ही नहीं, जो ऋतु खंडूड़ी हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। हमारे साथ वरिष्ठ जो है मंत्री जी हैं सतपाल महाराज जी। महाराज जी, पूरा दिन जिस तरह का विपक्ष का कल रहा, आप उसको किस तरह से, क्योंकि आप पूरे टाइम आप भी वहीं पर मौजूद थे। बहुत दुखद है और बहुत ही कष्टदायक है। ऐसा होना नहीं चाहिए था और निश्चित रूप में जो हमारी अध्यक्षा हैं उनका जो पीठ से निर्णय है वो सर्वोपरि होता है, उसको मानना चाहिए। बाद में उसमें हम बातचीत कर सकते हैं, पर जो उनका निर्णय था, उन्होंने जो किया वो हमें मानना चाहिए था। इसमें काफी हंगामा हुआ और टेबल के ऊपर चढ़ करके लोग खड़े होकर के नृत्य करते रहे। ये उचित नहीं था। किताबें फेंकी गई, कागज फेंके गए, अध्यक्ष के ऊपर फेंके गए। तो ये हमारी जो परिपाटी और गरिमा थी उसका सरासर जो है खुलेआम ये उल्लंघन हुआ है और ये बहुत ही दुखद है। ऋतु खंडूड़ी जी ने कहा कि उनके साथ उनको जो है अभद्र भाषा भी कही गई विपक्ष के विधायकों द्वारा। मतलब एक महिला एक तो है और ऊपर जो है वो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना कितना सही है? बहुत बहुत गलत है, मैं समझता हूँ। मैं भी प्रोटेम स्पीकर रहा हूँ लोकसभा के अंदर। इस प्रकार की मैं समझता हूँ होता नहीं था और तीखी नोकझोंक होती थी, पर इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता था। ये बहुत ही अमर्यादित है और बहुत ही दुखद है। आप क्या लग रहा है आपको कि विपक्ष क्या इस मूड से आ रखा है कि हंगामा करें? क्योंकि पहले दिन की हम पूरा दिन हंगामा रहा, दूसरे दिन की भी जो है वो हंगामा ही देखने के लिए मिला। आज तीसरा दिन है, अगर आज भी हंगामा करते हैं तो किस तरह से पूरा सदन जो है इस तरह से चलेगा? नहीं, आज तो शायद कुछ बैठक के अंदर तय हुआ है कि हंगामा नहीं होगा, कार्य सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि जल्दी ही कार्य को निपटाना है। पर हम ये चाहते हैं कि पूरा हाउस चले कम से कम और यहाँ पर गंभीर विषयों पर चर्चा हो और विकास की बातें हो, विकास की चर्चा हो और सभी लोग यहाँ पर नजर लगाए देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पर जो कुछ भी कल हुआ सदन के अंदर वो बहुत ही दुखद हुआ और अमर्यादित हुआ। जिस तरह से आज तीसरा दिन है और उम्मीद है कि आज का दिन शांतिपूर्वक रहेगा, क्योंकि बजट आज पेश होगा और इसी बजट को लेकर हर किसी को इंतजार है कि क्या कुछ मिलता है, किसको क्या मिलता है, और हर किसी को इंतजार अब इसी बात का है कि बजट में क्या कुछ रहेगा। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में योगेश सेमवाल, एपीएन न्यूज, गैरसैंण। तो वहीं आपको बता दें 13 मार्च से शुरू हुआ गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र का आज तीसरा दिन। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में बीते दिन भी कांग्रेस ने विधानसभा सदन के बाहर जमकर हंगामा किया था और कागज फाड़कर विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर फेंका था। साथ ही उनको अपशब्द भी कहे गए थे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष जीतू खंडूरी ने विपक्ष के विधायकों के इस बर्ताव को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। इस तरह का व्यवहार उनको करना शोभा नहीं देता है। मैं उनके व्यवहार से काफी दुखी हूं। आज हमारा जो सदन है एक पवित्र जगह है। मुझे बहुत ही दुख है कि अशोभनीय व्यवहार हुआ, अभद्र व्यवहार हुआ। पीठ की तरफ, एक महिला की तरफ, पीठ की तरफ किताबें फेंकी गईं, कागज के गोले फेंके गए, अपशब्द भी फेंके गए, टेबल तोड़ी, माइक तोड़ा। इस तरह का कृत्य नौजवान विधायकों से मुझे देखकर मुझे बहुत अचंभा हुआ और साथ ही दुख भी हुआ। ये हमारे उत्तराखंड का फ्यूचर है और अगर फ्यूचर इस तरह से बिहेव करता है तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपनी जो इनको युवा देख रहा है, जो मातृशक्ति इनको देख रही है, वो क्या सीखेगी, क्या जानेगी। उत्तराखंड के सदन में इस तरह का कार्य हुआ है, बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। कोविड के बाद से लोगों को हार्ट अटैक आने की संख्या में इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। वहीं ऐसे मौके पर सीपीआर किसी की जान बचाने के लिए एक वरदान साबित होता है, लेकिन लोगों के बीच सीपीआर की जानकारी का अभाव है, या ऐसा कह सकते हैं कि किस तरह से सीपीआर को सही तरीके से देना चाहिए आम जनता को, आम लोगों का इसका पता नहीं है। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को सीपीआर के प्रति प्रशिक्षित करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव पर आयकर विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने सीपीआर का प्रशिक्षण दिया था।
अभी तक हमारे पास जितने भी इनपुट्स आए हैं, जो हमने लोकल हमारे जो डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनसे और फील्ड के स्टाफ से जो पूछा, उसमें 2-3 चीज़ें आई हैं उभर के। एक तो ये चीज़ आई है कि जैसे खेत साफ करने में, जैसे आड़ा फुकान या खेत सफाई करते हैं जब भी, तो उससे भी कई बार, ज़्यादातर बारों में ऐसा हुआ कि कहीं नाप खेत में किसी आदमी ने आग लगाई अपने नाप खेत में, वो शाम को लगी, वो फिर जो है हवा के कारण उसकी, चूंकि समीपस्थ में कहीं सिविल का जंगल था या वन पंचायत का जंगल था, तो उसमें वो फैली, तो वो आग का कारण बता। कुछ कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि जहां ये पाया गया कि किसी शरारती तत्व द्वारा जो है ये आग लगाई गई। और 1-2 केसेस में जो यहाँ बद्रीनाथ डिवीजन में आया था कि जहाँ पे गौचर के पास में एक केस में ऐसा भी हुआ है कि उसमें जो है वो जो बिजली के तार थे वो आपस में शॉर्ट सर्किट हुई, तो उससे चिंगारी आई, उससे फिर आग फैली। तो ये इस तरह के ज़्यादातर जो हैं कारण रहे हैं अभी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे देश में बनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और हम लोग आयकर विभाग में भी इसको बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। ये सीपीआर का आयोजन इसलिए किया गया कि हम देख रहे हैं समाज में बहुत इस तरीके के वाकया हो रहे हैं कि आदमी को अचानक से हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट होता है। तो उसके लिए हम अपने विभाग के कर्मचारियों को, अफसरों को इस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो सीख सकें और कहीं भी हो अगर उनको ऐसी चीज का सामना करना पड़े तो मदद पहुंचा सकें। इसलिए बहुत जरूरी है कि समाज में सब लोग इस विषय में जानें और जितनी जिंदगी बच सकती है उसके लिए जो भी करना पड़े वो हम लोग करें। इसलिए हम लोग ने आयोजन किया है ताकि कर्मचारियों और अफसरों को इसका प्रशिक्षण दे सकें। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश के सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग भी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती को लेकर लगातार मंथन कर रहा है। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, वहां से भी हमें चिकित्सक मिलेंगे। इसके साथ ही केंद्र से भी इस विषय में वार्ता की गई है और वहां से भी मेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों के मिलने से यात्रा रूटों पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकेगा। चारधाम यात्रा में इस बार हमें अन्य लोगों द्वारा भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज से हमें सपोर्ट मिलने की वो संभावना है। उसके अलावा माननीय मंत्री जी ने और सचिव महोदय ने दिल्ली में भी वार्ता की है, तो हमें सेंटर से भी कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे। आशा करते हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मिल जाएंगे, तो ताकि यात्रा में जाने वाले सभी को हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे। तो वहीं उधम सिंह नगर में महानगर के रामपुरा मोहल्ले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक का मोहल्ले में ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के घर वाले राजी नहीं थे, जिस पर युवती ने भी शादी से इंकार कर दिया। जिससे नाराज युवक ने युवती को फोन करके शादी न करने पर आत्महत्या की धमकी देने के बाद फोन बंद कर दिया। फोन बंद होने पर युवती रात को ही अपने परिजनों के साथ युवक के घर गई थी, जहां उसने युवक के परिजनों को पूरी बात की जानकारी दी। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।